गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं बिहार स्टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में। इससे पहले आपको बता देते हैं जो कोई भी बिहार स्टेट का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वाला प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो स्टेट का अभी तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या होगा, एग्जाम में जाने से पहले आपको PYQ क्वेश्चन करके जाना है, क्योंकि एग्जाम में आपका PYQ बेस पे ही सारा क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए जो कोई भी है तो PYQ क्वेश्चन तो हम अपने चैनल पे आप लोगों को PYQ क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो डेली 19, 18, 17 वाला जितना है सारा करवा दिए हैं। तो जो नहीं देखें वो देख लीजिए। आज होने वाला है 24 मई 2024 में जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था उसका करने वाले हैं। और यह रहेगा आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए। यदि आप पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं स्टेट या पेपर 2 का कर रहे हैं, जो एक 9 to 10 का होता है और एक होता है 11 एंड 12 का, पेपर 1 और पेपर 2। तो ये दोनों में आता है, जिसमें से हम प्रीवियस करेंगे, जिसमें से मैथ, रीजनिंग, EVS, जीके और जो पेपर 1 2 कर रहे हैं दोनों के लिए एलिजिबल रहेगा। और सेक्शन से 30 क्वेश्चन आएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इससे 30 क्वेश्चन और इससे 20 क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले करेंगे मैथ से। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में भी मैथ्स, जीके, रीजनिंग वाला करना है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन आता है, उसको पहले कीजिएगा। उसके बाद ये वाला, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर की वजह से बहुत सारा क्या रहता है, टाइम जल्दी नहीं रहता, जिसकी वजह से छूट जाता है। तो इसीलिए आपको हम हमेशा सजेस्ट करेंगे कि आप पहले जीके, जीएस से क्वेश्चन कीजिएगा, ताकि आपका क्वेश्चन मान लो इधर छूट भी जाएगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, ना कि आपको अफसोस अफसोस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न का। अंग्रेजों के आंसू जलिया के वाला बाग पाप नहीं धो सकते, यह किनकी प्रतिक्रिया दिया था? तो ये स्टेटमेंट जो दिया था कौन दिया था, ये पूछा गया है। मोहम्मद अली जिन्ना ने, किसान ने, महात्मा गांधी ने, कोल विद्रोह ने। ये कौन बोला था? सही आंसर मोहम्मद अली जिन्ना जी ने बताया था कि अंग्रेजों को आंसू जलियांवाला बाग के पाप को नहीं धो सकते थे, यही वाला था। ठीक है, तो याद रखिए। जलियांवाला हत्याकांड के बारे में आप लोग को पता ही है, 1919 में होता है। कहाँ पे होता है? अमृतसर पे होता है, तो ये याद रखिएगा। अमृतसर के अमृतसर पे स्टार्ट होता है, जो पंजाब के अमृतसर पड़ता है वहाँ पे होता है, जिसमें से जनरल डायर के द्वारा क्या कहता है, एक सभा होता है यहाँ पे, किसान लोग अपना सभा बनाता है, जिसमें से एक ही गेट रहता है। यहाँ पे जनरल डायर था और उनका सैनिक यहाँ पे लाइन बाय लाइन लग जाते हैं। और उसके बाद ये क्या कहता है, यहाँ पे जितने भी सैनिक रहता है बीच में कुआं रहता है, और ये इस पे क्या कहता है, गोली चलवा देता है, जिसमें से बहुत सारे बूढ़े बच्चे बुजुर्ग जितने भी है सब मर देता है। अब बचने के लिए इस कुएं में गिरता है, जिसमें से बहुत लोग हैं इसमें दब के भी मर जाता है। तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए इतना याद रखा। और ये कब हुआ था स्टार्ट, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919। तो ये डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी पर्व के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। लगभग 70% ताजा पानी बर्फ की चादर और ग्लेशियर रूप में ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ों के क्षेत्र में पाया जाता है। तो पहले बताना है कौन कौन सा जगह में। तो यहाँ पे ग्लेशियर का ग्रीनलैंड, और एक यहाँ पे आप एक जगह का नाम होगा, कौन सा जगह, अटलांटिक, अलास्का, साइबेरियन या रूस। चलिए बताइए कौन सा जगह होगा वो वाला। तो इसका क्या होगा, ये हो जाएगा अंटार्कटिक। अंटार्कटिक वाला ऐसा जगह जहाँ पे क्या है, टाइटैनिक भी डूबा था। टाइटैनिक तो याद होगा आपको, टाइटैनिक डूबा था इसी जगह पे अंटार्कटिक। तो बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखा है। क्या क्या दुनिया का कितना 70% हिस्सा, तो 70% हिस्सा जो है प्रतिशत वाला, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ यहाँ पे पाया जाता है। दुनिया का लगभग 70 से 90%। और 10% जो होता है सेकेंड नंबर पे, ये दुनिया का सेकेंड नंबर पर ग्रीनलैंड आता है 10%। 70 से लेकर 90% तक हिस्सा तक ये है, उसके बाद 10% ग्रीनलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक समानता का महत्व बनता है। तो राजनीतिक समानता का महत्व है, पहले यह नागरिकों के बीच आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है, यह व्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार की गारंटी देता है, यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने में प्रत्येक नागरिक की समानता भागीदारी हो, और यह सरकार के भ्रष्टाचार को रोकता है। तो बताइए लोकतंत्र के बारे में आप लोग पढ़ोगे तो लोकतंत्र में राजनीतिक समानता का क्या अधिकार है या क्या महत्व होता है, यह पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या है, इसमें लोगों को निर्णय लेने और प्रत्येक नागरिक को समान भागीदारी, तो निर्णय लेने के साथ साथ उनकी समान भागीदारी को भी सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में क्या कहता है, वो लोग अपने निर्णय के अनुसार अपने हिसाब से क्या कहता है, उसको मंत्री को चुना जाता है, अपने निर्णय अपने हिसाब से चुना जाता है, उसी के हिसाब से चलाया जाता है। तो ये भी याद रखें, लोकतंत्र में मतलब लोगों के निर्णय और नागरिकों के अपनी समानता के अधिकार अपने हिसाब से भागीदारी चुनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, इसमें बोलता है चौरा चौरी किस जिले में अवस्थित है। तो चौरा चौरी कांड जो होता है वो कौन सा जिले में अवस्थित है, इलाहाबाद में, गोरखपुर में, सहारनपुर में, बनारस में। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारा पीओ क्वेश्चन 24 में का क्वेश्चन है। चलिए
तो कहाँ होता है ये गोरखपुर। तो यूपी के गोरखपुर वाली जगह में चौराचारी कांड क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं। देखिए चौराचारी उस समय जब महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन चलाया जाता है, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये सब आंदोलन चलते रहा था। जलियांवाला हत्याकांड वो सब का आंदोलन का विद्रोह कर रहा था। उसी के दौरान क्या था, एक जगह है गोरखपुर, यूपी का गोरखपुर, ये वाला एक जेल रहता है। इसी में क्या होता है मतलब किसानों को पहले उकसाता था, तो किसानों को उकसाने के दौरान ये क्या कहता है, मतलब कि क्या कहता है जेल के अंदर रहता है, तो उकसाता है, तो ये सारा क्या कहता है दौड़ के आता है डंडा, मतलब कि आग वगैरह लेके। तो पुलिस लोग क्या कहता है बचने के लिए क्या, एक जेल रहता है, ये जेल में क्या घुस के अंदर आ जाता है, जिसमें से एक एसआई रहता है और 22 पुलिसकर्मी रहता है, 22 पुलिसकर्मी। तो 22 पुलिसकर्मी लोग इस जेल के अंदर घुस जाता है और उसको चिढ़ाता है कि तुम लोग अब तो कुछ नहीं कर पाएगा, और वो अंदर से लॉक कर लेता है। तो क्या कहता है किसान लोग क्या कहता है, मिट्टी के जो तेल होता है, मिट्टी के तेल, मिट्टी के तेल इस पर पूरा छिड़काव कर देता है, और वो लोग तो अंदर से लॉक कर देता है और ये लोग इधर बाहर से भी लॉक कर देता है, और मिट्टी के तेल उस पे छिड़काव कर देता है। छिड़काव करने के दौरान क्या होता है, उस पे आग लगा देते हैं। अब तो इधर से लॉक है तो वो तो बाहर आ नहीं पाएगा, जिसकी वजह से उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो यही वाला चौरा-चौरी कांड होता है गोरखपुर जिले में। चलिए, अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लगातार बारिश को राज्य आपदा घोषित कर दिया था? बताना, बारिश को राज्य आपदा घोषित कर दिया था कौन? हिमाचल प्रदेश ने, गुजरात ने, उत्तर प्रदेश ने, मेघालय ने। लगातार बारिश होने के कारण उसको राज्य आपदा घोषित कर दिया था, बताइए। तो हिमाचल प्रदेश ने, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश होने के कारण उसे राष्ट्र मतलब आपदा घोषित कर दी जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज की मूल इकाई क्या है? तो समाज की मूल इकाई क्या है, ये पूछा गया है। चलिए, आप लोग बताइए। पुरुष, महिला, बच्चे या परिवार? समाज की मूल इकाई क्या है, ये पूछा गया क्वेश्चन। आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसकी मूल इकाई क्या है, परिवार। परिवार क्यों? क्योंकि परिवार से ही बच्चों का अस्तित्व टिका हुआ है, परिवार से ही बच्चों का मतलब कि दायित्व, परिवार ही एक ऐसे भी आप पढ़े होंगे, प्राथमिक साधन या स्रोत। साधन कौन-सा है? तो परिवार, प्राथमिक में परिवार होता है। द्वितीयक में बोलेगा फिर उसका जो आस-पास का जो फैमिली परिसार ये होता है। तृतीयक में बोले जो स्कूल होता है, रेलवे स्टेशन, स्कूल वगैरह होता है, ये सब तृतीयक में आता है। द्वितीयक में जो पड़ोसी आता है, दोस्त आता है, तो पड़ोसी, दोस्त वगैरह द्वितीयक के अंतर्गत आता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बनता है, तो इसलिए परिवार। क्योंकि बच्चे जब जन्म होते हैं, तो वो अपना परिवार, उनकी जो परिवार के जो बोल, उनकी भाषा, उनकी चलन, उसके खाने के तरीके, वो सब सारा चीज़ बच्चा अपने फैमिली को ही देख कर सीखता है। यदि उनकी फैमिली स्ट्रॉन्ग रहती है तो बच्चा अच्छा ग्रो करता है, बच्चे के फैमिली का वीकनेस या अच्छा तौर तरीका ठीक नहीं रहता तो बच्चे पे उस पे असर पड़ता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कुत्ते अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं। तो कुत्ते के बारे में आप लोग जानते होंगे, पेशाब करना, भौंकना, पेशाब करना और भागना या कोई नहीं। तो कुत्ता अपने क्षेत्र को कैसे चिन्हित करते हैं? मान लें ये एरिया एक टाउन है, इस टाउन को वो कुत्ता लोग अपने कैसे उसको चिन्हित करते हैं, ये पूछा गया है। तो अपने क्षेत्र को कैसे चिन्हित करते हैं ये पूछा गया है। तो वो अपने क्षेत्र को पेशाब करके, तो क्या कुत्ता को देखिएगा कभी-कभी जाते समय वो जगह-जगह पे पेशाब कर देता है, फिर कुछ देर फिर पेशाब करेंगे, इस तरह करके इसलिए करते हैं ताकि उसको इसका मतलब कि उसको सूंघने की जो क्षमता रहता है मनुष्य की तुलना में 100 गुना ज़्यादा रहती है। कितना? 100 गुना ज़्यादा रहती है, इसीलिए इस माध्यम से वो समझ जाता है कि ये क्षेत्र मेरा है, वो अपना-अपना एरिया पहचान लेता है। बाय चांस फिर कोई कुत्ता दूसरा मतलब प्रवेश करता है, तो उस पेशाब की शक्ति से वो भी जान जाता है कि कोई दूसरा कोई मेरे एरिया में प्रवेश कर लिया, तो इसीलिए उसको सूँघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो याद रखिएगा पेशाब के माध्यम से वो जान जाता है। इसलिए देखते हैं कहीं-कहीं इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी होता है तो सीबीआई ये सब है, तो देखिए कुत्ते का प्रयोग क्योंकि इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। जीभ पर मौजूद छोटे-छोटे उपहार क्यों क्या होते हैं? तो आप बताना जीभ, जैसे ये आपका जीभ है, तो आगे भाग में क्या होता है, पीछे भाग में क्या होता है, इस साइड में क्या होता है, इस साइड में क्या होता है, इसके बारे में पूछा। स्वाद कनिकाएँ, गंध कनिकाएँ, फूल कनिकाएँ, इनमें से कोई नहीं, अब बताइए। चलिए, तो जीभ में क्या होता है छोटे-छोटे स्वाद कनिकाएँ उपलब्ध होते हैं, तो क्या होता है स्वाद कनिकाएँ। श्वेत कनिकाएँ का क्या काम होता है? ये आपको बायो का क्वेश्चन है। श्वेत कनिकाएँ कहते हैं कि ये हमारे क्या है मुँह में हमें बताता है कि मेरा भोजन कैसा है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है, खट्टा है, समझ रहे हैं? तो ये सब बताने का काम कौन होता है? इसका काम होता है। तो जीभ का काम होता है ये सब बताने का होता है। अब हम आपको बता देते हैं जीभ के आगे-पीछे कौन-सा भाग पाया जाता है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। जैसे जीभ के पीछे वाला भाग में कड़वा, तो ये आपको पीछे वाला भाग है, ये आगे वाला भाग है, ये वाला पीछे, तो यहाँ लिख देते हैं पीछे। पीछे कलर चेंज करके बता दे रहे हैं। पीछे, पीछे वाला भाग में क्या होता है? कड़वा, तो पीछे वाला भाग में कड़वा होता है, कड़वा होता है, ठीक है? चलिए, पीछे के बाद होता है पीछे के दोनों तरफ जो होता है इस साइड इस साइड, ये वाला जो होता है ये वाला भाग होता है खट्टा। तो पीछे के दोनों साइड खट्टा, अब बीच वाला जो होता है ये स्वादहीन होता है, क्या होता है?
स्वादहीन, ना आपको खट्टा या मीठा किसी के बराबर, और ये जो सामने वाला होता है ये आपको मीठा का एहसास कराता है। जो आप जैसे मुँह में लेते हैं, तो सामने वाला जो होता है आपको मीठा का एहसास करवाता है। तो क्या है मीठा, तो मीठा का एहसास करवाएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 39 इसमें बोलता है मनुष्य के पेट में गैस्ट्रिक जूस होता है और भोजन के पाचन में सहायक करता है। तो गैस्ट्रिक जूस होता है तो भोजन का पाचन में सहायक करता है क्या? उभयधर्मी, तटस्थ, अम्लीय या क्षारीय? तो मनुष्य के पेट में किस तरह का जूस पाया जाता है ये बताइए। तो क्या होता है? अम्लीय एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो जो क्या था पेट में जो पाचन क्षमता है उसको क्या कहता है बनाने या उसको बरकरार करने में मदद करता है, जिसमें से हमें क्या कहता है पेट में जो होता है गैस नहीं बनी है तो वही काम करता है, तोड़ने का काम करता है। अगला है कैल्शियम की अधिक मात्रा के कारण किशोर को किस खाद्य समूह का सबसे अधिक सेवन करते हैं? तो किशोर मतलब जो युवा वर्ग है, जो 12 से लेकर 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, किस खाद्य समूह का सबसे अधिक सेवन करना पड़ता है? ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, अनाज का, मांस और सेम का, डेयरी का, सभी का। तो किसका प्रयोग करेंगे? किशोर का डेयरी खाद्य समूह का सबसे अधिक सेवन करना पड़ेगा। तो डेयरी, डेयरी खाद्य समूह का इसीलिए सेवन करेंगे क्यों? क्योंकि इसमें डेयरी वाला में क्या था? दूध, दही, पनीर, ये क्या होता है हमारे पाचन संस्था को भी सबसे अधिक मतलब कि मजबूत बनाता है, साथ ही साथ ये हमारे दूध, दही में क्या था? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होता है, वसा पाया जाता है, जो क्या कहता है शरीर के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। तो इसलिए याद रखिएगा ये सब इम्पोर्टेंट। इसमें क्या हमारा ये सब कैल्शियम मिलता है, फास्फोरस मिलता है, पोटेशियम मिलता है, जस्ता मिलता है, राइबोफ्लाविन, विटामिन ए भी मिलता है, मैग्नीशियम, ये हर तरह का चीज़ इसमें हमको प्रोवाइड हो जाती है। चलिए, अब मैथ का क्वेश्चन आ गया। घनाभ के शीर्ष दृश्य कैसे दिखाई देते हैं? तो घनाभ आपको पता होगा, देखिए ये घनाभ है। आपको यदि वीडियो ज़्यादा फास्ट हो रही है तो वीडियो को आप पॉज़ करके आराम से बनाने की कोशिश कीजिए। यही जो लेवल रहेगा आपका एग्ज़ाम में, इसी से आपको पता आएगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है। तो देखिए ये होता है घनाभ। तो बता घनाभ का दृश्य शीर्ष कैसे दिखाई देगा? त्रिकोण, वर्ग, आयत या वृत्ताकार? तो किस प्रकार दिखाएगा ये बताना है। तो क्या देखा? आयताकार दिखाएगा। तो ये शीर्ष वाला हमारे भाग कौन-सा? आयताकार दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आयताकार। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इसमें फिर एक घनाकार में कितने किनारे होते हैं? घन, तो वही है घनाकार। तो घनाभ या घनाकार जो होता है इसी तरह बनता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसा ही उसका फिगर बनता है। तो इसमें बोलता है कितने किनारे हैं, ये पूछा गया है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे ये बिंदु है, यहाँ पे बिंदु है, ये इस पे अटैच है सब। तो इसमें बोलता है कितने किनारे ये बताना है। चलिए, तो देखिए किनारे क्या होता है, ये इस तरह जो होता है ये इस तरह का काउंट कीजिएगा तो टोटल आपको किनारे की संख्या मिलेगा 12। तो टोटल काउंट कीजिएगा तो 12 किनारे हैं, ठीक है? आप मैथ नहीं पढ़ेंगे तो मेरे वाला वीडियो प्लेलिस्ट में है तो वहाँ से भी आप द कवर कर सकते हैं। चलिए, इसमें बोला 3/4 प्लस 5/6 प्लस 2/7 का मान क्या होगा? तो ये तो आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है 3/4 कीजिएगा, प्लस 5/6 कीजिएगा, प्लस 2/7 कीजिएगा। ऐसा कीजिएगा, तीनों का एलसीएम लेंगे। तो 4, 6, 7 का एलसीएम लीजिए तो क्या होगा 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। इसको एलसीएम 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 7 बार में। 7 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84 तो नीचे आ जाएगा 84। 84 से उसको जब काटिएगा कितने बार में कटेगा? ये इसको जब काटिएगा 84 के 84 1 84 मतलब 2 और 1 तो 2 और 1 21 21 गुना 3 तो 21 गुना 3 कितना 21 या 63 तो नीचे 63 इस तरह इसको सोल्व कीजिएगा सारा तो आपको आ जाएगा फिर आ जाएगा 70 फिर इसको जब सोल्व कीजिएगा इसको आ जाएगा 24 इसको जब टोटल कीजिएगा तो 157/84 तो ये हो जाएगा। देखिए मैथ इसलिए हम हमको बोलते हैं पहले जी के मैथ बना लीजिएगा 20 में 20 आपको एकदम पूरा कवर करवा लीजिएगा, ठीक है? चलिए, अगला है 7 के सभी गुणज 30 से कम, तो 7 का गुणज होता क्या है ये पहले ये जानते हैं। देखिए गुणज मतलब क्या होता है जो सभी नंबर से कटना चाहिए, तो गुणज मतलब 7 के गुणज, तो लिखिए 7 के गुणज। तो 7 के गुणज कैसे होगा? जैसे कि 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, 28 हो गया, पूरा पहाड़ा लिख दिया 7, 21, 14, 28, 32, 35 होता है। फिर इस तरह करके मतलब पूरा आप इसको कर दीजिए, ठीक है? ऐसे-ऐसे करके पूरा एकदम यहाँ तक। तो 7 का गुणज यही होता है। तो देखिए, एक 7 है, 7, 14, 21 है, 7, 14 है, 7, 14, 21, 28 तो ये वाला सीरीज़ मतलब 7, 14, 21 तो ये वाला सीरीज़ होता है जो सारा-सारा उसको कवर करता है। और क्या बोलता है? 30 से कम भी होना चाहिए, मतलब 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसका ऊपर 35, 42 ये नहीं है, क्योंकि हम 28 तक ही क्योंकि 30 से कम आता है। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45
3 - 5 - 6 डिवाइडेड बाय 3 इसका मान क्या होगा ये पूछा गया। तो इसमें कुछ है? कुछ नहीं है। 3 माइनस पूछा है 5 - 6 डिवाइडेड बाय 3 इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम बच्चा वाला सब क्वेश्चन दिया है। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले आप बोर्ड मास का रूल पढ़े होंगे तो बोर्ड मास लिख देते हैं पहले यहाँ पे क्या होता है बोर्ड मास। इसलिए हम आपको बेसिक भी बता दे रहे हैं। बेस में होता है ब्रैकेट, ठीक है? ब्रैकेट तो हम लिख नहीं दे रहे, आपको सिर्फ बोल दे रहे ब्रैकेट होता है ऑफ से मतलब ऑफ ब्रैकेट मतलब क्लोज, डी से डिवाइड होता है, एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, ए फॉर एडिशन, ए फॉर सब्ट्रैक्शन मतलब कि ब्रैकेट डिवाइड मास मतलब गुणा, उसके बाद एडिशन एंड सप्लाई मतलब घटाओ ये सब। तो सबसे पहले देखिए हम ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट के अंदर वाला काम करना है, ब्रैकेट ना ऑफ इसके अंदर वाला। तो सबसे पहले क्या है डिवाइड, तो डिवाइड तो 3 से 6 को डिवाइड कीजिए कितना 2 बार में कटेगा। डिवाइड के बाद क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन तो काम नहीं है, एडिशन, एडिशन का काम भी नहीं है और सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन काम है। तो 5 - 2 कीजिएगा 3, तो 3 - 3 बराबर 0, ठीक है? वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि हम आपको सारा ए स्टेट का कवर करवा दें। नीचे दिए गए विकल्प में विषम संख्या बताना है। आल्प्स, एंडीज, माउंट एवरेस्ट एंड किलिमंजारो बताइए। तो क्या बोला? इसमें बोला है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आज बोला विषम ओड नंबर बताना है। तो आल्प्स, एंडीज और किलिमंजारो, देखो आल्प्स हो गया, एंडीज और किलिमंजारो ये तीनों क्या है एक प्रकार का चोटी का मतलब चोटी नहीं, एक प्रकार का क्या मतलब कि पर्वत का श्रेणी है। तो ये सब क्या है श्रेणियाँ, श्रेणियाँ के अंतर्गत में आता है, परंतु माउंट एवरेस्ट एक प्रकार का चोटी है। तो आप बताएं माउंट एवरेस्ट एक प्रकार का चोटी है, ठीक है? तो याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी संकेतित में कावेरी को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में मैसूर को क्या लिखते हैं बताइए। देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, तो लिखते हैं कावेरी, KAVERI, कावेरी लिख दिए। कावेरी को लिखते हैं क्या लिखते हैं VA, उसके बाद KIRE, ठीक। तो इसी तरह मैसूर को लिखते हैं MYSORE। देखो मैसूर को हम क्या लिखेंगे ये पूछा गया। तो कुछ करना नहीं है, एकदम बच्चा वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान से पढ़िए। देखिए इसमें कुछ नहीं किया, इसको 3-3 करके डिवाइड कर दिया हम लोग, ठीक है? V को इधर कर दिया, K को इधर कर दिया, A को बीच में कर दिया, समझे? I को इधर कर दिया, E को इधर दिया, R को बीच में कर दिया। समझ में आ गया? तो इसी तरह देखिए S को इधर कर देंगे, M को इधर कर देंगे, Y को बीच में डाल देंगे। फिर E को यहाँ पे कर देंगे, E को यहाँ कर देंगे, O को यहाँ कर देंगे, R को बीच में डाल देंगे। तो देखिए ERO कहीं पे है, ERO यहाँ पे है, ERO है, ERO नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ERO। समझ में आ गया? बस कुछ नहीं है, इसी तरह आपको इसको कन्वर्ट कर देना है, आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें बोला है गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरा पिता इसके पिता का इकलौता पुत्र है। तो गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है? तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, मान लेते हैं यहाँ गोपाल है तो यहाँ लिखते हैं गोपाल, गोपाल है तो गोपाल को क्या कर देते हैं, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा किया तो गोविंद की ओर इशारा किया, तो गोविंद की ओर इशारा करते हैं, यहाँ गोविंद मान ले गोविंद कर देते हैं, गोविंद। तो इसको भी कह देते हैं। तो गोपाल ने गोविंद को इशारा करते हुए कहा कि मेरा पिता, तो गोपाल का जो पिता है कौन है? गोविंद है। मेरे पिता इसके पिता, तो किसके पिता? गोविंद के पिता का इकलौता पुत्र। तो गोविंद का पिता जो है, गोविंद का पिता, फिर गोविंद का पिता यहाँ पे हो जाएगा। तो गोविंद का पिता जो है इसमें पूछा मेरा पिता मतलब गोपाल का पिता, गोविंद के पिता का, तो गोविंद का पिता, पिता का इकलौता पुत्र, तो पिता का फिर इकलौता पुत्र, तो पिता का इकलौता पुत्र कौन है? गोविंद खुद ही हो जाएगा। तो पिता का इकलौता पुत्र गोविंद है। तो बोलता है गोपाल और गोविंद कहते हैं, तो गोपाल गोविंद हो गया पुत्र ही होगा। तो क्या हो जाएगा? पुत्र। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। इसमें क्या बोलता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। चलिए इसमें बोलता है रोहन ने पूर्व की दिशा ओर चल रहा है, वह 2 बार बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ के मतलब 2 बार दाएं मुड़ता है और उसके बाद फिर बाएं मुड़ कर सम्मुख दिशा कौन सा होगा? इसमें देखिए रोहन है तो पूर्व की है, तो देखिए ये इधर से कहना, इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण होता है, ठीक है? तो ये मान लेते हैं यहाँ रोहन है, पूरब की ओर चला, यहाँ तक चला, पूरब की ओर चलता है, फिर 2 बार दाएं मतलब दाएं मुड़ता है, तो देखिए ऊपर की ओर जाएगा बाएं, नीचे की ओर दाएं, तो यहाँ पे फर्स्ट एक बार दाएं मुड़ेगा, ऐसा दाएं मुड़ गया, फिर उसके बाद फिर यहाँ से दाएं मुड़ेगा, तो फिर यहाँ से यहाँ दाएं मुड़ गया। तो 2 बार दाएँ मुड़ता है, दाएँ मुड़ने के बाद फिर बाएँ मुड़ता है, तो फिर वहाँ से बाएँ मुड़ जाता है। तो अब बोलता है उसका सम्मुख कौन सी दिशा से? तो देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से क्या स्टार्ट, तो या इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ। तो कौन सा साउथ दिशा गया? तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण की ओर देख रहा है। ठीक है? चलिए
आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी गोलाकार मेज में बैठा हुआ, तो देखिए एक गोलाकार मेज है, ठीक है? यहाँ पे गोलाकार मेज दे दीजिए। 2-2 करके, इसलिए कहीं कंक्लूजन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। आर जो पी और टी के मध्य बचा था, आर जो है पी और टी के मध्य, तो आर जो है पी और टी के मध्य, तो कौन है? पी और टी का, तो यहाँ मान लेते हैं पी लेते हैं और यहाँ लिखते हैं टी के मध्य में कौन? आर है, तो आर बैठा दिए। या तो आप यहाँ टी ले लीजिए, यहाँ लीजिए पी ले लीजिए और यहाँ पे आर बैठा दीजिए, बैठा दिए। मध्य बैठा हुआ, क्यू जो है टी के बाएँ बैठा है, तो टी के बाएँ, तो टी के बाएँ बैठा है ना, टी के बाएँ तो आर बैठा हुआ, तो ये तो नहीं होगा, तो टी के बाएँ हो जाएगा, यहाँ पे क्यू बैठा दिए, ठीक है? चलिए इसको काट देते हैं। तो टी के बाएँ दूसरा कौन है? तो टी के बाएँ, तो टी के बाएँ फर्स्ट, सेकंड, दूसरा, दूसरा में कौन भेजा? 5 लोग है, पी, क्यू, आर, एस, टी, तो टी बैठ गया, आर बैठ गया, पी बैठ गया, क्यू बैठ गया, तो बचेगा कौन? एस, तो ऑप्शन नंबर एस। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हमने देखने वाले हैं बिहार स्टेट। तो बिहार स्टेट के द्वारा जो आपका स्टेट का परीक्षा में पूछा गया था, 2024 में क्वेश्चन आया था कि मतलब कि पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 और पेपर 2 आया था, जिसमें से पेपर 1 9 to 10 के लिए होता है और पेपर 2 11 to 12 के लिए होता है। तो प्राथमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए आया था। तो इसमें से हम लोग पेपर 1 और 2 का दोनों क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से देखेंगे शिक्षण कला से क्वेश्चन जो 30 मार्क्स की आती है, और एक रहता है मैथ, रीजनिंग और ईवीएस, ये वाला तो हम लोग कंप्लीट हो गया। तो हम लोग अब इसको देखेंगे। तो शिक्षण कला से क्वेश्चन करने वाले मैथ, रीजनिंग वाला ये हो गया। चलिए उसको देखेंगे, और ये आपका 24 में 2024 का आया हुआ फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, इनमें से किसे शिक्षण का निम्नतम स्तर भी कहा जाता है? तो शिक्षण का सबसे निम्नतम स्तर कहा जाता है, तो निम्नतम स्तर किसे कहते हैं? शिक्षण स्मृति, समझ का स्तर, चिंतनशील स्तर या अंत निरीक्षण? तो किसको कहेंगे हम लोग? तो स्मृति स्तर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्मृति स्तर को हम लोग यहाँ निम्नतम स्तर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ये वो विभिन्न स्तर होते हैं जिसमें क्या है, छात्रों को सीखने की जो क्षमता होती है, सीखने की क्षमता और उनके जो गहराई को मापने का तरीका, क्षमता और गहराई, उनकी क्षमता और गहराई को मापने के लिए जो स्मृति का प्रयोग किया जाता है, यही होता है स्मृति स्तर की शिक्षण होती है, ठीक है? इनमें क्या कहते हैं, बच्चों को विभिन्न-विभिन्न खंडों में भाग देते हैं, अलग-अलग खंडों में विभाजित करके उनकी स्मृति और उनकी क्षमता को हम नाप सकते हैं। और इसमें स्मृति में होता है सबसे बुनियादी स्तर होता है, यही न्यूनतम स्तर होता है, जो उन्हें क्या, बच्चों को उन्हें पुनः प्रस्तुत करने, उनकी अपेक्षा, उनके उनकी जो समस्या है, उनको सब रूबरू करवाने में काम आता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तर्क संगत ज्ञान का तात्पर्य क्या होता है? तो तर्क संगत ज्ञान, अवलोकन अनुभव, क्रिया और प्रदर्शन, थोड़ा अमूर्त और तर्क दृष्टि, ऑप्शन में उपलब्धि और सिद्धि। तो क्या होगा सही आंसर? थोड़ा अमूर्त और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण। तो थोड़ा अमूर्त और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण क्यों रहता है? देखिए, अमूर्त मतलब होता है क्या, इसके बारे में जान जाते हैं। जीन पियाजे ने दिया था एसपीसीएफ। तो एस मतलब सेंसरी मोटर स्कूल, 0 से 2 वर्ष की अवस्था के लिए होता है। प्री मोटर स्कूल जो 2 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था में होता है। और ये होता है मूर्त, ये होता है मूर्त होता है, जिसमें से क्या था, इसमें होता है 6 से लेके 11 वर्ष के लिए होता है। और ये होता है अमूर्त, ये होता है अमूर्त। तो इसमें अमूर्त के बारे में डिस्कस किया है, तो इसी बारे में अमूर्त जो अवस्था है आपका 11 प्लस के अवस्था है, जिसमें से बच्चों को तार्किक क्षमता, तार्किक और आगमन निगमन जो भी होता है, आगमनात्मक या निगमनात्मक विधि, जितने भी होते हैं, तार्किक करना, रीजनिंग वगैरह सारा मेथड इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो इसीलिए बच्चों में थोड़ा सा अमूर्त और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। इसलिए तर्क संगत ज्ञान से तात्पर्य यह होता है, ताकि बच्चों को क्या कहता है, उनको निर्णय लेने, उनके घटनाओं, निष्कर्ष निकालने आदि की क्षमताओं से क्या कहता है, वो उसमें रूबरू करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित तत्कालीन परिमाण क्या हो सकता है? तो सर्वाधिक अपेक्षित तत्कालीन परिमाण, छात्रों को व्यवहार में वांछित दिशा में परिवर्तन लाना, छात्रों के समग्र व्यक्तित्व का विकास करना, छात्रों का चरित्र का निर्माण करना और उपयुक्त नौकरी के लिए चयन का सिलेक्शन होना। तो क्या होगा? तो शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित तत्कालीन परिमाण क्या हो सकता है, ये पूछा गया है। चलिए, तो हम लोग आंसर में बढ़ेंगे। तो इसका क्या होता है, वांछित दिशा में परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा, वांछनीय दिशा में परिवर्तन। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, वांछनीय दिशा में परिवर्तन होता है। अब ये क्या होता है वांछनीय दिशा में परिवर्तन? इसमें ये होता है कि बच्चों को क्या कहता है, सही दिशा में परिवर्तन लाने की कोशिश करना, बस यही रहता है, ताकि बाद में उसमें जब बच्चा अच्छी तरह से उसका कौशल विकास हो जाता है, कौशल शक्ति का विकास हो जाता है, कौशल का विकास हो जाता है, तो बच्चों को हम क्या कर सकते हैं, अधिक देश के प्रति नैतिकता, जिम्मेवार, उनके ईमानदार व्यवहार में परिवर्तन के माध्यम से उसे हम अच्छा बना सकते हैं। तो यही होता है उनके व्यवहार और वांछित दिशा में परिवर्तन लाना।
क्वेश्चन नंबर 4, वस्तु का मूल्य निर्धारण करना, मूल्य का जानना होता है, क्या होता है? विश्लेषण, अनुप्रयोग, ज्ञान या मूल्यांकन। तो वस्तु का मूल्य का निर्धारण और करना क्या होता है? तो क्या होता है? उनका मूल्यांकन करना। तो आपको पता ही होगा मूल्यांकन क्या था? उनके मूल्यांकन में मतलब कि उसके नैतिक क्षमता, उनके तरीके, व्यवहार, ये जो भी होता है यही सब मतलब मूल्यांकन के अंतर्गत में आ जाते हैं। नेक्स्ट है दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियाँ परिलक्षित होती है संज्ञानात्मक क्षेत्र में, भावनात्मक क्षेत्र में, मनोविज्ञानात्मक क्षेत्र में या उपरोक्त में से। तो दृष्टिकोण, मूल्य और रुचि तीनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, किसमें ज़्यादा परिलक्षित होती है। चलिए, तो ये किसमें ज़्यादा था? भावनात्मक और मानसिक, भावनात्मक दोनों मतलब इसमें होता है भावनात्मक क्षेत्र। तो जो होता है आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भावनात्मक क्षेत्र। भावनात्मक क्षेत्र में क्या होता है? इसमें बच्चों की भावनाओं मतलब उनकी रुचि, मूल्यों आदि दर्शाने में काम आता है। तो यही होता है भावनात्मक क्षेत्र, जहाँ बच्चों को हम क्या व्यक्तित्व रूप से उनकी सोच, व्यवहार में प्रभाव डालने के दृष्टिकोण और भावनात्मक प्रक्रिया को हम लोग शामिल करते हैं। चलिए, इसी में 3 प्रक्रिया आता है, तो ये पॉइंट याद रखें, दृष्टिकोण आता है, मूल्यांकन आता है और रुचि आता है। तो तीनों पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में बनता है इससे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखते हैं बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन के बारे में जागरूक करने के लिए एक शिक्षक कर सकता है। तो विभिन्न प्रकार का ईंधन आपके पास है, उनको जागरूक करना है ईंधन के प्रति, तो शिक्षक क्या करेगा? पहला कक्षा में ईंधन का कुछ नमूने दिखाएंगे, एक लघु फिल्म के माध्यम से खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए गए ईंधन वाले विभिन्न प्रकार के बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा, एक चार्ट से ईंधन को चित्र बनाकर दिखाएंगे और बच्चों को विभिन्न ईंधन की सूची में बनाने को कहेंगे। तो क्या करेंगे? तो टीचर क्या करेगा? एक प्रकार का लघु फ़िल्म चित्र, इसीलिए बच्चों को हमेशा सिखाने के लिए क्या है, एक छोटा-सा लघु चित्र आप टीवी के माध्यम से उसको प्रस्तुत करवाइए। उन्हें खाना पकाने में इस्तेमाल किए जा सकने वाले विभिन्न प्रकार के ईंधन के बारे में सोच या बच्चों को चर्चा कराएँगे या उससे वही चीज़ को रूबरू आप दिखा भी सकते हैं। तो यही होता है ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन-सा प्रेरित शिक्षण का संकेत है? तो प्रेरित शिक्षण का संकेत, कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम उपस्थिति, विद्यार्थियों का प्रश्न पूछना, कक्षा में निरंतरता और गृह कार्य में संपन्न। क्या होगा? तो क्या होगा? इसमें विद्यार्थियों के द्वारा मतलब कि प्रश्न पूछना, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना। तो विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना क्या होता है? इसमें मतलब प्रेरित शिक्षण संकेत। तो प्रेरित शिक्षण संकेत में क्या होता है? बच्चों को खुद से करने के लिए हम क्या करेंगे? बच्चों को प्रश्न पूछेंगे। तो मतलब स्वयं की एक्टिविटी, स्वयं से करने के लिए हम कहते हैं बच्चों को खुद से लिए प्रश्न पूछेंगे। क्यों? इससे क्या करने हैं, बच्चे स्वयं से मोटिवेट होंगे और वह अपनी एक्टिविटी अपनी क्लासरूम में जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगे, है ना? उससे यदि क्वेश्चन भी करते हैं तो वो कह रहे हैं अब बच्चों के उत्सुक रहेंगे कि हाँ, हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, हम अपनी क्वेश्चन के प्रति मतलब जो क्वेश्चन के प्रति हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। तो यही होता है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोलता है निचली कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षण विधि का प्रयोग। तो निचली कक्षा मतलब हो सकता है प्राथमिक क्लास, मान लीजिए छोटे क्लास के लिए। तो पर्यावरण के प्रति रुचि पैदा करने के लिए कौन सा विधि का उपयोग करेंगे? आगमन, रटना, मनोरंजन, खेल संबंधी या निगनात्मक विधि? चलिए, तो हम क्या कहते हैं बच्चों के लिए मनोरंजन और खेल विधि का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि निचली कक्षा है तो उसको बच्चे को हम एक क्लासरूम के अंदर में क्या करेंगे, या तो ब्लैक बोर्ड के चारों साइड में हम कलर-कलर, या क्लासरूम है तो एक क्लासरूम में एनिमल का फ़ोटो लगा देंगे या किसी का पूरी तरह से एकदम उसको क्या होगा एकदम कलरफुल फ़ोटो बना देंगे, ताकि बच्चों को खेल प्रक्रिया भी बोला है ना, तो खेल का क्या क्या है, बच्चों को छोटे-छोटे खिलौने प्रोवाइड करवाएँगे जो उनके खुद से करने या करने की क्षमता को दर्शाएगा और उनको मनोरंजन वाले प्रक्रिया को प्रोवाइड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। अगला उन्होंने क्या था, इससे पहले उदाहरण देंगे तब नहीं तो ये तो बड़े जब बच्चे बड़े हो जाएँगे तब उसको उदाहरण देंगे तब वो कुछ समझेगा। रटना तो करवाना नहीं है, निगनात्मक होता है जो पहले हम रूल बताएँगे फिर उसके बाद क्वेश्चन करवाएँगे। चलिए, पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण घटक होगा, तो सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होगा? नज़रिया और उद्देश्य दोनों इनमें से कोई नहीं। तो पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण घटक, तो क्या होगा? सबसे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। आपके पास क्या है? उद्देश्य होना चाहिए, यानी उद्देश्य रहेगा तभी आप कोई प्रकार की पाठ योजना कर पाइएगा। तो इसमें क्या रहता है, शिक्षक की जो भी पाठ सामग्री होती है, उनके लिए एक प्रकार का मदद करता है। आपको एक निश्चित उद्देश्य बनाना होता है ताकि आप क्लासरूम में जाने से पहले कौन-सा लेसन पढ़ाना है, तो आपके पास एक प्रकार का उद्देश्य का नज़रिया होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोलता है परियोजना आधारित गतिविधियाँ, इसका एक उदाहरण। तो परियोजना आधारित गतिविधि का उदाहरण,
अन्वेषण करना, संलग्न करना, स्पष्ट करना या विस्तृत करना। तो क्या होगा इसका सही आंसर बताइए? चलिए, तो हम सही आंसर क्या था, परियोजना आधारित में क्या होता? अन्वेषण करना, तो क्या हो जाएगा? अन्वेषण। चलिए, तो अन्वेषण करना में इसमें वही होता है कि स्वयं की गतिविधियों को इकट्ठा करना, विश्लेषण करना, तो यही इसी के अंदर में आ जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इसमें बोलता है माइक्रो शिक्षण का सबसे पहले स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, खाली जगह यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, के द्वारा अपनाया था, कौन था? स्टीफन एम कोरी, ड्रेवन डब्ल्यू एलन, जॉन डीवी या आर्थर कनिंघम। तो कौन था ये पूछा गया है। तो कौन था? ड्यूएन डब्ल्यू एलन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की क्या-क्या सही क्रम बताना, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की सही शर्त बताना। पहला है यहाँ पे योजना है, शिक्षण, पुनः शिक्षण है, शिक्षण योजना, पुनः उसके बाद प्रतिक्रिया। तो ये है 5 प्रक्रिया, फिर यहाँ पे योजना है, शिक्षण प्रतिक्रिया है, पुनः सीखना, सीखना प्रक्रिया, पुनः प्रतिक्रिया दिया हुआ है। फिर योजना, पुनः शिक्षण प्रक्रिया, पाठ्य योजना और पुनः प्रतिक्रिया, फिर योजना होना, सिखाए होना, पुनः प्रतिक्रिया, पाठ्य योजना, पुनः पढ़ाएँ और पुनः प्रतिक्रिया। क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्या होगा? सूक्ष्म शिक्षण। आपको सूक्ष्म शिक्षण के बारे में पता ही होगा। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? माइक्रो टीचिंग। यह क्या होता है? ये शिक्षक के लिए होता है, तो ये आप याद रखिएगा, शिक्षकों के लिए होता है, शिक्षकों के लिए होता है। तो ये शिक्षण विधि होता है शिक्षकों के लिए। सबसे पहले क्या होता है इसमें, क्या होता है, शिक्षक के लिए सबसे पहले योजना बनाया जाता है। तो यहाँ पे प्लानिंग, आप क्या एक प्रकार लेसन बना लीजिए, उससे पहले आप योजना बनाएँगे। आप विषय वस्तु के बारे में और उनके शिक्षण के तरीके में कि आप कौन-सा विषय वस्तु पढ़ाना है, ये वाला। फिर सिखाएँ कि आप क्या सिखाना चाहते हैं, आप क्या मतलब पढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए क्या होता है, एक मतलब कि टाइम देता है 5 से 10 मिनट के लिए। तो ये टाइम याद रखिए, 5 से 10 मिनट के लिए दिया जाता है और शिक्षक लोग आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप यहाँ अकेले हैं और यहाँ शिक्षक बैठे हुए हैं, तो आप टाइम दिया 5 से 10 मिनट। आपको वहाँ पे क्या करना है, प्रतिक्रिया देना है। यहाँ पे लिखा है ना प्रतिक्रिया। आप क्या कीजिए, प्रतिक्रिया मतलब जब वो टोटल पढ़ाया हो जाएगा तो टीचर लोग क्या करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया फीडबैक देंगे। हाँ, ठीक है, खराब है, ये वाला। फिर उसके बाद आपको फिर से बुलाया जाएगा, पुनः पाठ योजना। आप क्या कहते हैं, पुनः फिर से आइए, अब फिर अपने अनुसार में जो भी गलती है की है, छोटा-मोटा मान लो आप बढ़ाएँ, उसके बाद जो भी गलती है कुछ भी, तो वो गलतियों को फिर से आप उसको इम्प्रूव करके फिर से पढ़ाने मिलेगा। आप फिर यदि उसको फिर इम्प्रूव करने के दौरान फिर से आपको लग रहा है कि फिर से थोड़ा कुछ होगा, पूरा हम प्लान बना के फिर से उसमें लग रहा है, तो उसको फिर से करिए। उसके बाद जब पूरी तरह से ये हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, अच्छी प्रतिक्रिया देगी कि हाँ, पूरा चीज़ हो गया, क्लियर हो गया, सब कुछ ठीक है, ओके करके क्लियर होता है। तो यही होता है सूक्ष्म शिक्षण चक्रवर्ती की शर्त, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोलता है शिक्षण बुद्धिमान छात्रों को धीमी गति से सीखने वाले के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो क्या होगा, सपाटी शिक्षण, टीम शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण या व्यक्तित्व शिक्षण। तो देखिए, बुद्धिमान छात्रों और धीमी छात्रों दोनों की बात क्या है। तो मान लीजिए यहाँ बुद्धिमान छात्र है और एक मान लीजिए ये मतलब कि कमजोर छात्र, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, तो उनके लिए हम पर्सनैलिटी शिक्षण मतलब कि व्यक्तिगत शिक्षण देंगे। क्यों? कि मान लो जो बच्चे तेज है, तो उनको हम थोड़ा कुछ अलग एक्टिविटी करवा के उसको अलग रूप से देंगे, टीच करेंगे, क्योंकि ये बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। मान लो आप एक ही क्लास में बैठा हुआ है, ये तो पहले से बना लेते, तो क्या उसको फिर बैठा हुआ रहेगा तो वो तो बोरिंग फील करेगा। इसलिए फिर ये है, कुछ कमज़ोर बचेगा उसको लेके व्यक्तिगत रूप से हम शिक्षण करवाएँगे, ताकि वो सभी को मतलब कि अच्छे तरह से शिक्षा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों के सीखने के लिए किस प्रकार की कक्षा वातावरण अधिक अनुकूल होना चाहिए? निष्क्रिय कक्षा वातावरण, शिक्षक अनुकूल कक्षा वातावरण, कक्षा के भौतिक वातावरण, उपरोक्त में कोई नहीं। तो किस प्रकार का कक्षा वातावरण होना चाहिए? तो किस प्रकार होना चाहिए बताइए आप लोग? चलिए, तो सही के आंसर की ओर हम बढ़ेंगे, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक अनुकूल कक्षा वातावरण। तो बच्चों को सीखने के लिए कक्षा का वातावरण अधिक होता है, शिक्षक अनुकूल वातावरण होना चाहिए। तो शिक्षक अनुकूल वातावरण होना चाहिए, ठीक। उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने, उनको तरीके करने की जो भी प्रक्रिया है, उसको स्वतंत्र रूप से प्रोवाइड करवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोलता है निम्नलिखित में प्रशासन का प्रकार नहीं है। तो प्रशासन का प्रकार नहीं पूछा, अनुदेशात्मक, अधिनियमवादी, लोकतांत्रिक या हस्तक्षेप। तो कौन सा उसका प्रकार नहीं पूछा है? चलिए, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुदेशात्मक प्रशासन का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, पुस्तकें की भौतिक स्थिति ठीक प्रकार से रखी जानी चाहिए, इसे नाम से जाना जाता है। तो यदि पुस्तक एक लाइब्रेरी है, एक क्लासरूम है, तो पुस्तक को अच्छे तरीके से रखना चाहिए, अरेंज करके सीक्वेंस से रखना चाहिए। तो इसे कौन नाम से जानते हैं, संकलन, सेल्फ व्यवस्था, संरक्षण या संगठन?
अब देखेंगे कि लाइब्रेरी में क्या मतलब पुस्तक एकदम अच्छी सुरक्षित ढंग से अरेंज किया रहता है, तो इसको हम रखते हैं संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर सी, उसको संरक्षण मतलब अच्छी तरह से सुरक्षित रखना चाहिए। उनको पाठ समय-समय पे क्या करना है, उसको साफ-सफाई करना चाहिए। ये सब जितनी भी एक्टिविटी है, ये वही होता है संरक्षण। मरम्मत करना चाहिए, सारा जो भी है, उसी के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अनुसं 1 मिनट। अनुसंधान प्रवृत्ति विषय वस्तु के निर्माण पद्धति के परिमाण जिसे कहा जाता है। तो अनुसंधान प्रवृत्ति क्या कहा जाता है? ढीला संयोजन, विखंडन, आश्वासन या शून्य? चलिए, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और सही आंसर होगा आश्वासन। तो आसवन होता है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक छोटा-सा क्या कहते हैं, सूचना और डेटा को एकत्रित करने का तरीका होता है। तो सूचना और प्लस डेटा, तो जो भी होता है सूचना और डेटा को क्या है, एक संक्षिप्त रूप में उसको अलग करना या छानने की जो भी प्रक्रिया होता है, उसको अलग से छानना, उसके द्वारा क्या निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालने की जो प्रक्रिया होती है, ये भी आसवन प्रक्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बता व्याख्यान और प्रदर्शन पाठों की तुलना करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो व्याख्यान भी करना है और प्रदर्शन भी करना है, तो कौन सा सत्य नहीं पूछा? धीमे बच्चों को तेज बच्चे की तुलना में व्याख्यान से लाभ मिलता है। प्रदर्शन पाठ में छात्रों के लिए अधिक गतिविधियां होती है। व्याख्यान पद्धति बड़े समूह में अधिक प्रभावी और उपयोगी होती है। व्याख्यान सत्र छात्रों को पता लगाना कठिन होता है। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए, तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो ये बच्चे धीमी गति से तेज बच्चों की तुलना में व्याख्यान से लाभ मिलता है, तो ये वाला कथन गलत है। क्यों? क्योंकि बच्चों को तेज की तुलना में व्याख्यान से लाभ मिलता है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। हालांकि ये सब सही है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जिन छात्रों को दृश्य संसाधन की आवश्यकता नहीं होते, तो वह जिसको दृश्य संसाधन की आवश्यकता नहीं, ये दृश्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है, तो वो बच्चे क्या होंगे? सामान्य स्तर के होंगे, निचला स्तर के होंगे, उच्च स्तर के होंगे, इनमें से कुछ नहीं होंगे। तो वो बच्चे किस टाइप के होंगे? वो बच्चे उच्च स्तर के होते हैं। क्यों? देखिए, ये क्लासरूम है, तो ये जो बच्चा नॉर्मल है, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, आप उसको लिए दृश्य सामग्री प्रोवाइड कीजिएगा, या तो चित्र दिखवाइएगा या उनको लिए कुछ सुनाइएगा, ये सब का। और जो बच्चे तेज़ रहेंगे, तो उसके लिए तो ये सब की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक से उसको आप व्याख्यान कर दीजिए, लेक्चर दे दीजिए, तो वो उसको कैप्चर कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। प्रौढ़ शिक्षण निम्नलिखित में क्या बोलता है? प्रौढ़ शिक्षा निम्नलिखित में किस समूह के लिए आयोजित किए थे? तो प्रौढ़ शिक्षा आपको पता ही होगा, 15 से 35 वर्ष के लिए यहाँ वर्ष होगा, 18 से 40 वर्ष, 21 से 45 वर्ष, 17 से 35 वर्ष। तो किसके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा? चलिए, तो ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है 21 से लेके जो 45 वर्ष के होते हैं, उनके लिए प्रौढ़ शिक्षण सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, इसमें क्यों किया जाता है प्रौढ़ शिक्षण? इसलिए किया जाता है ताकि जो अपने रोज़मर्रा रोज़मर्रा के अपने जीवन यापन के लिए, अपने नैतिक कौशल, ये सब कुछ किसी के लिए उनको शिक्षा दी जाती है, ताकि वो अपनी रोज़गार की सुविधा उपचार कर सकें। क्वेश्चन नंबर 21, स्कूल आधारित आकलन क्या होता है? पहला है, परीक्षा के लिए शिक्षण को प्रोत्साहित करें और उन्हें अधिक लगातार परीक्षण में शामिल करना। परिमाण के बजाय परीक्षाओं की तकनीकों पर ध्यान देना। छात्रों को इस बात पर कम नियंत्रण प्रदान करना क्योंकि उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और रचनात्मक प्रतिक्रिया को प्रदान करके सीखने पर सुधार करना। तो स्कूल आधारित शिक्षण क्या होता है? चलिए, तो हम लोग बढ़े हैं, स्कूल आधारित शिक्षण एक प्रकार का क्या होता है? रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना। तो रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना आपको तो पता ही होगा, इसमें क्या होता है रचनात्मक प्रतिक्रिया? इसमें क्या होता है, उनकी व्यक्ति को जो भी छात्र है, उनकी छात्रों की कमजोरी, तो कमजोरियाँ, तो याद रखिए रचनात्मक शिक्षा एग्जाम में पूछा जाता है। तो कमजोरियाँ को, उनकी ताकतों को पहचान करना, कमजोरियाँ और ताकतों की पहचान करना। पहचान करने का काम करता है, कमजोरी या ताकतों की पहचान करने के लिए काम देता है। उन्हें सीखने में क्या करा, सुधार लाने में सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। तो यही है रचनात्मक प्रतिक्रिया। इसी को बोलता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा में यहाँ खाली जगह पूछा है, का उपयोग छात्रों के सीखने और विकास के बारे में अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो सीखने के साथ साथ विकास लगाने के अनुमान में किया जाता है आकलन, मापन, मूल्यांकन या निरात्मक। तो क्या होगा? तो क्या करें, आकलन करेंगे, असेसमेंट करेंगे। आकलन करने असेसमेंट करेंगे तो मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, मतलब कि आकलन छात्रों को सीखने और बारे में अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, क्योंकि आकलन विभिन्न तरीकों से भी कर सकते हैं। जैसे हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, परीक्षा ले सकते हैं, परियोजना करवा सकते हैं, प्रोजेक्ट देंगे, ताकि बच्चों क्या छात्रों को कितना अच्छी तरह से सीख रहा है, उसके प्रति में हम क्या प्रगति कर सकते हैं कि बच्चा कितना अच्छा से उसको कैप्चर कर पा रहा है। तो यही होता है, आकलन कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें बोला जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाले आकलन को क्या कहते हैं?
तो देखिए शिक्षण अधिगम, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान तो कौन आकलन होगा? योगात्मक आकलन, सतत आकलन, रचनात्मक आकलन, नैदात्मिक आकलन। हम कौन सा आकलन करेंगे? सतत आकलन का प्रयोग करेंगे। तो कौन सा आकलन? सतत आकलन, लगातार, ये वाला लगातार आकलन करते रहेंगे बच्चों के लिए। योगात्मक आकलन क्या होता है? ये अंत में किया जाता है। तो अंत में दिया जाने वाला आकलन, अंत में दिया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन जस्ट बताया, उनकी कमजोरियों को पता लगाने में, कमजोरियों को पता लगाने में और उनको निदान करने में काम आता है। नैदात्मिक में भी होता है, बच्चों का क्या है, पहले निदान करेंगे, उसके बाद फिर उसका उपचार करने में काम करेंगे। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें बोला जाता है श्रव्य दृश्य सहायक उपकरण श्रेणी। तो श्रव्य दृश्य सहायक उपकरण श्रेणी क्या होगा? टेप रिकॉर्डिंग, टेलीविजन, रेडियो या सभी? तो देखिए श्रव्य भी है, अदृश्य भी है, तो ओवरऑल सारे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? देखिए श्रव्य मतलब सुनने का काम करता है, टेप रिकॉर्डिंग सुनने, टेलीविजन जो होता है ये देखने में भी कहा, सुनने में कहा, रेडियो ये भी सुनने में काम करता है। तो यही होता है श्रव्य दृश्य सामग्री, जिसमें से बच्चों की ओवरऑल शिक्षण के प्रक्रिया में उन्हें काम लाना होता है। तो ये होता है श्रव्य दृश्य सामग्री, जैसे टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, ये सब उनके बच्चों को सीखने और देखने दोनों में काम आती है, सुनने और देखने में भी। पाठ्य चर्चा विकास को प्रभावित करने वाला, तो पाठ्य चर्चा विकास को प्रभावित करने वाला समाजशास्त्र कारक, आर्थिक कारक, वैज्ञानिक कारक, सभी? क्या होगा? तो क्या करा, सारा सारा चीज ओवरऑल सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक सारा चीज क्या कहता है, बच्चों की जो पाठ्य चर्चा है उनकी, ये है सांस्कृतिक सामाजिक, ये भी जो है उनकी आर्थिक स्थिति, सारा उसको क्या कहता है, प्रभावित भी करता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म है, यहाँ पे बोला सूक्ष्म शिक्षण लागू नहीं होता है, तो लागू नहीं होता बताना है। शिक्षण कौशल विकसित करने पर ध्यान देना, प्रशिक्षित प्रदर्शन के लिए प्रतुष्टि करना, छात्रों की सीमित संख्या, बहुत व्यापक और बड़ा विषय? क्या होगा? तो क्या होगा, बहुत व्यापक और बड़ा विषय लागू नहीं होता है। तो यहाँ बोला नहीं होने वाला, तो यही होता है, बहुत व्यापक और बड़ा विषय बच्चों के लिए लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षण 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 अधिगम प्रक्रिया सीखने के खाली जगह के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुविधा और सुगमता, प्रतिभागी, सलाहकार या अभ्यासकर्ता? कौन सा भूमिका निभाएगा? तो शिक्षण शिक्षण अधिगम में क्या है, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा हम सुविधा उपलब्ध करवाएँगे और सुगमता करेंगे, क्योंकि बच्चों को अनुकूल ही हम क्लासरूम को सेट करेंगे। बच्चों को जितना आसान होगा, जितने आसानी होगा सीखने सुविधा में, तो बच्चे उतने ज़्यादा उससे क्या करेगा, ग्रो कराएगा, और इसलिए हम इसे सेल्फ करेंगे, ग्रुपिंग लर्निंग करवाएँगे, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसको गेन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। इसमें बोलता है किस शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक ने मानना था कि सभी बच्चे सीखने में क्षमता होती है? तो सभी बच्चे में क्या सीखने की क्षमता होती है? कौन? फ्रेड ब्रोबल बोला था, जोहान फ्रेडरिक हर्बल बोला था, जॉन डीवी बोला था और मॉरियल मोटेंसी बोला था। कौन बोला था ये? तो ये बोला मॉरियल मोटेंसी बोला था। ऑप्शन नंबर डी बोलता है कि सभी बच्चे में सीखने की क्षमता मतलब होती है, जन्मजात होती है, बस उसको क्या करना है, मूल्यांकन या उनको मोटिवेट करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 29, एक दृश्य श्रव्य सामग्री प्रस्तुत करने में प्रतिभागी विफल हो जाती है, तो प्रभावशाली विफल हो सकती है, क्यों? यदि हम सामग्री को गलत तरीके से या संभाल आ जाता है, इसीलिए तो क्यों पर मतलब विफल हो जाएगी, ये पूछा गया। पहला ऑप्शन है क्योंकि यह सहायक सामग्री को दिलचस्प और प्रेरक होने के अलावा विशिष्ट मूल्य होने चाहिए, वे सत्य और सटीक होने चाहिए, इसीलिए विफल हो जाएगा। ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए उचित देखभाल की जानी थी, और उसमें उन्हें शिक्षार्थियों के आयु स्तर के अनुरूप होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसको बताइए यहाँ पे? तो क्या हो जाएगा? ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? चलिए, तो ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए उचित देखभाल की जानी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे होता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरह से उन्हें देखभाल उचित प्रक्रिया से उनको अच्छे से संभाल कर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आज का अंतिम प्रश्न, कक्षा शिक्षण की सहायक सामग्री उपयोगी करना चाहिए। शिक्षार्थियों को विचलित करके, शिक्षार्थियों को परेशान करके, सीखने के अधिक रोचक बना के उनके छात्रों में सुधार नहीं हो सकता है। तो क्या कह सकते हैं, सीखने को अधिक रोचक बना के हम क्या कर सकते हैं, कक्षा को शिक्षण सामग्री को अधिक से अधिक उपयोगी बना सकते हैं। क्यों सीखने में अधिक रोचक बना के? क्यों? क्योंकि बच्चों को हम सिखाने के दौरान क्या करते हैं, उन्हें अच्छे-अच्छे प्रक्रिया स्वयं करने, ग्रुप लर्निंग, पेयर लर्निंग आदि एक्टिविटी में उसको सुविधा प्रदान करेंगे। जो बच्चों को दिक्कत है उनको पर्सनली रूप से हम जाके उससे क्वेश्चन सवाल जवाब करेंगे, ताकि उनमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो यही है शिक्षण सहायक सामग्री में उपयोग करना, यही होता है अधिक रोचक बना सकता है। ठीक है? चलिए, तो आज का वीडियो यहीं रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और जो नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको उत्पा यहाँ पे एस्टेट
टेस्ट से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको सारा यहाँ पे कवर करवा दिया है। और एग्जाम से पहले जरूर आप पीवाई का क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको इस टाइप का क्वेश्चन का लेवल से पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या आने वाला है। ठीक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।